अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद अगर कोई देश सबसे ज़्यादा खुश था तो वो था पाकिस्तान। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, या फिर यूं कहें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को जबरन बाहर निकाल रहा है। इससे पाकिस्तान में रह रहे तकरीबन 40 लाख अफगानी रेफ्यूजीज़ डर के साए में भयंकर सर्दी के मौसम में टेंट में किसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो शीरख्वार बच्चे हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जिनकी उम्र महज 6 महीने या 7 महीने होगी, तो वो खुले आसमान तले वहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी है। आइए जानते हैं क्या है अफगानी रेफ्यूजीज़ की पूरी कहानी। मेरा नाम है रोहित उपाध्याय, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 9/11 terror attacks. इस बॉर्डर पर नजर डालिए। इसे कहते हैं डूरन लाइन। 2670 किलोमीटर लंबा यह बॉर्डर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है। इसे 1893 में ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज मॉर्टिमर डूरन के नाम पर बनाया गया था। दरअसल जब अंग्रेज और अफगान लड़ते लड़ते थक गए तो 12 नवंबर 1893 को अंग्रेज़ों ने उस वक्त अफगानिस्तान के एमिर रहे अब्दुल रहमान खान के साथ समझौता कर लिया था। अब्दुल रहमान खान को ड्रैकुला एमिर भी कहा जाता था, क्योंकि अब्दुल रहमान खान को एक बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। उसने एक बार 1890s के वक्त में हज़ारा मुसलमानों की 50 से 60% आबादी को ही मौत के घाट उतार दिया था और हर तरह के जुल्म उन लोगों पर किए गए थे। लेकिन अब्दुल रहमान खान की शख्सियत का एक और पहलू था। लोग उसे द आयरन एमिर भी कहते थे। अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे मजबूत कमांडर, जिसने 21 साल के शासन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सजाए मौत दी, लेकिन अपने दुश्मनों को, राज्य के बागियों को चुन चुन कर मारा भी और देश के लोगों को एक किया। उससे अंग्रेज भी डरते थे, इसलिए उससे समझौता कर लिया और ज़मीन पर यह लाइन खींच दी गई। इलाके बांट लिए गए और इस डूरन लाइन ने पश्तूनों को बांट दिया। वो पश्तून जो कभी साथ साथ रहते थे, जिनका कल्चर एक था, रहन सहन एक था, अब वो 2 मुल्कों के बाशिंदे मान लिए गए। लेकिन अफगानिस्तान ने इस समझौते को कभी फॉर्मली नहीं माना और वो इलाके को अपना बताता है और पाकिस्तान इसे अपना, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच क्लैशेस होते रहे हैं। मगर इस वक्त ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है उन मासूम अफगानी रेफ्यूजीज़ को जो सालों से पाकिस्तान में रहते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान अब अचानक से जबरन उन्हें वापस भेज रहा है। आखिर क्यों? वो पाकिस्तान जो खून और रंग के भेद को तोड़ो, मुसलमान बनो, न तुरानी बनो, न ईरानी, न अफगान, बस मुसलमान बनो की बात करता था, अब वो अपने ही मुसलमान भाइयों पर जुल्म क्यों कर रहा है? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान के एक पश्तून जर्नलिस्ट जो मुझे पिछले दिनों श्रीलंका में मिले थे और जो इस मुद्दे को कवर कर चुके हैं, उनसे जान लेते हैं वहाँ के हालात। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और वहाँ के लोगों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है। वो धरना दिए बैठे हैं, लेकिन जो हमारी निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। वहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड पड़ रही है। तो जब वो अफ़गानिस्तान जाते हैं, लाइन क्रॉस करके जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान में भी अमूमन सर्दी पड़ती है। तो वो खुले आसमान तले उन बच्चों का, उन मरीज़ों का, उन ख़वातीन का, और अक्सर उनमें हामला ख़वातीन को भी मैंने देखा है। तो जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनका भी यही मुतालबा था कि इनको जबरी मुल्क बदर ना किया जाए। पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा अफगानी रहते हैं, लेकिन इतने अफगानी रेफ्यूजी पाकिस्तान में आए कैसे? इसे समझने के लिए चलना होगा थोड़ा पीछे। साल था 1978। मोहम्मद दाऊद खान का राज चलता था अफगानिस्तान पर। लेकिन इसी साल अप्रैल के महीने में एक पार्टी के लिए काम करने वाले 2 दोस्तों नूर मोहम्मद तराकी और हफीजुल्लाह अमीन ने मिलकर मोहम्मद दाऊद खान का तख्ता पलट कर दिया और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बनी, जिसे पीछे से सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्ट सरकार थी और वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में उनका प्यादा रहे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। यहाँ से मिडिल ईस्ट के इलाके पास में है, जहाँ अपनी सेना तैनात कर सकता था सोवियत यूनियन, और अफगानिस्तान में मनपसंद सरकार होती तो वो सुरक्षित भी रहता, क्योंकि वो अफगानिस्तान को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करता वॉर के समय। इसके अलावा सोवियत यूनियन के इलाकों में बहुत बर्फ़ पड़ती थी और वहाँ के समुंदर भी जम जाते थे सर्दियों में। मगर अफगानिस्तान के पास में इंडियन ओशन का एक्सेस था, अरेबियन सी का ट्रेडिंग रूट्स भी उसके पास में था, जहाँ वो अपनी नेवी उतार सकता था और अमेरिका पर दबाव बना सकता था। ये था भी कोल्ड वॉर का वक्त, जब दोनों ही सुपर पावर्स के बीच एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई थी।
तो 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि PDPA के नूर मोहम्मद तराकी और हफीजुल्लाह अमीन ने मिलकर तख्ता पलट किया सोवियत यूनियन की मदद से, और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। सरकार बनते ही लैंड रिफॉर्म मतलब अमीरों से लेकर और खाली पड़ी ज़मीनों को गरीबों के नाम किया जाने लगा। औरतों की पढ़ाई और नौकरी को लेकर के बात की जाने लगी, जिसे कई अफगानी ग्रुप्स ने इस्लामिक ट्रेडिशन के खिलाफ माना और इसका विरोध किया। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध हुआ हर सरकारी काम में सोवियत यूनियन के सलाहकारों का मौजूद रहना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को प्रभावित करना। इस वजह से सोवियत यूनियन को कई अफगानियों ने शक की निगाह से देखना शुरू किया, और उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि PDPA में भी दो ग्रुप बन गए थे, खल्क और परचम। पार्टी के अंदर राजनीति और पावर स्ट्रगल बढ़ता गया, और कभी दोस्त रहे नूर मोहम्मद तराकी और हफीजुल्लाह अमीन एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और कहते हैं कि हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तराकी का गला घोट दिया और खुद ही पार्टी के खल्क वाले धड़े के लीडर बन गए। मगर पार्टी से मुल्क नहीं संभल रहा था। बीतते समय के साथ साथ अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार का विरोध बढ़ता ही जा रहा था, और इसी के साथ बढ़ रहा था सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में दखल, क्योंकि सोवियत के लिए अफगानिस्तान ज़रूरी था अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए। और आखिरकार दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दी और अफगान सरकार का विरोध कर रहे मुजाहिदीनों से लड़ने लगे। इधर सोवियत यूनियन उतरा तो उधर अमेरिका ने मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर दिया और पूरे अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ गया। अफगान अपनी जान बचाकर पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों में शरण लेने लगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स यानी कि साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। गुरिल्ला मुजाहिदीनों ने तकरीबन 10 साल लड़ाई लड़ी और सोवियत यूनियन को 1989 में हराकर खदेड़ दिया। लेकिन 1989 में सोवियत के जाने के बाद मुजाहिदीनों ने देश के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन क्योंकि मुजाहिदीन अलग अलग एथनिसिटी के थे, अलग सोचते थे, इसलिए उनमें आपस में ही लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से भी लोग भागकर पड़ोसी मुल्कों में रहने लगे। 1989 यानी कि 1989 से 1996 तक यही चलता रहा, और इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हो रहे सिविल वॉर को एक मौके की तरह देखा और सोचा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम करे। इसके लिए जो रेफ्यूजीज़ अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में आए थे, उनके बच्चों को वो मदरसों में ट्रेनिंग देने लगा। उनमें से कई बच्चे अनाथ भी थे, उन्हें कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगा। यहीं से बना तालिबान। तालिबान का पश्तो में मतलब होता है स्टूडेंट। और मुल्ला मोहम्मद उमर, जो काफ़ी समय से सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहा था, वो तालिबान का लीडर बन गया। उसने अफगानिस्तान के इलाकों में मिलिट्री कैंपेन शुरू किए और लोगों को इस्लामी कानूनों के मुताबिक रहन सहन का पाठ पढ़ाने लगा। अफगानिस्तान के बहुत से लोगों को तालिबान का तरीका पसंद आया और एक बड़े तबके का सपोर्ट मिला तालिबान के लड़ाकों को। साल 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की घोषणा कर दी। एक तरह से अफगानिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से तालिबान ने अपने हाथों में ले लिया। इस्लामिक कानूनों के मुताबिक देश को वो चलाने लगे। हालांकि तालिबान को बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों ने ही तालिबान को अफगानिस्तान के लोगों की सरकार माना था। लेकिन सच यही था कि तालिबान का राज अफगानिस्तान पर चलने लगा। शरिया कानूनों के मुताबिक देश चलाने की वजह से शिया मुसलमानों को टारगेट किया गया, दूसरे धर्म की इबादत गाहों को भी टारगेट किया जाने लगा, बौद्ध मंदिरों को निशाना बनाया गया, म्यूज़िक और टेलीविज़न पर बैन लगा दिया गया, लोगों को शरिया के मुताबिक खुले में सज़ा दी जाने लगी, महिलाओं के लिए बुर्का कंपलसरी कर दिया गया और धीरे धीरे आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप तालिबान पर लगने लगा। ये आरोप गलत नहीं थे। इस बात को साबित किया ओसामा बिन लादेन ने। 9 सितंबर 2001 को एक आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया, जिसमें तकरीबन 3000 लोगों की जान चली गई। अल-कायदा का मानना था कि अमेरिका मुस्लिम देशों के मामलों में दखल देता है, पश्चिमी देशों के कायदे कानूनों को मुस्लिम देशों पर थोपता है, इजराइल पैलेस्टाइन इशू में इजराइल को सपोर्ट करता है और मनचाहे तरीके से आर्थिक प्रतिबंध जब चाहे लगा देता है। उस वक्त इराक पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि हम सभी अमेरिका की ये दखल अंदाजियों से वाकिफ़ हैं, लेकिन 9/11 के हमले में मासूमों की जान गई थी और इसे किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो जिस अमेरिका ने अफगानियों की मदद की थी सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने में, उसको ही निशाना बनाया ओसामा बिन लादेन ने। और तालिबान ने ओसामा को अमेरिका को सौंपने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका अपनी सेना लेकर अफगानिस्तान में घुस गया। तालिबान और अमेरिका के बीच युद्ध होने लगा और इस दौरान भी लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी मुल्कों में जाते रहे। आखिरकार
अमेरिका को भी अगस्त 2021 में तालिबान के आगे हार माननी पड़ी और अफगानिस्तान को छोड़कर भागना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 37 लाख के आसपास अफगानी रिफ्यूजी पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ इनकी संख्या 40 लाख के आसपास बताती हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होने के बाद सबसे ज़्यादा खुश हुआ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा था। एक तरफ तो अमेरिकियों को अपनी ज़मीन दी तालिबान पर हमला करने के लिए और वो अमेरिका से डॉलर खा रहा था, और दूसरी ओर तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था पीछे से। उसे उम्मीद थी कि तालिबान की सरकार आने के बाद वो मनमर्जी करेगा, भारत पर भी दबाव बना सकेगा कश्मीर इशू को लेकर। मगर तालिबान ने पाकिस्तान को पहला झटका दिया डूरन लाइन को मानने से इनकार करके। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर तारबंदी की थी, जिसे तालिबान ने कई जगह उखाड़ दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में वायलेंस भी हुआ था, क्लैशेस भी हुए थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान घुसपैठ की कई खबरें आईं। तोरखम बॉर्डर पर ही सितंबर की शुरुआत में दोनों तरफ से गोलियां चली थीं, जिसके बाद आवाजाही बंद कर दी गई थी। और दूसरा झटका लगा पाकिस्तान को तब जब तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। ये टीटीपी नाम का आतंकवादी संगठन खुद पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ है। इसमें वही आतंकी हैं जिन्हें इस्लामाबाद ने पाला पोसा, ट्रेनिंग दी और हथियार थमाए। लेकिन जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना की मदद शुरू की तो इन आतंकियों का दिल टूट गया। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि जिन्हें काफिर बताया गया था उनका साथ क्यों दे रहा था पाकिस्तान। टीटीपी की मांग है कि पाकिस्तान में सख्त इस्लामिक कानून लागू हों और उनके जिन सदस्यों को पकड़कर जेलों में डाला गया है उन सभी की रिहाई की जाए। टीटीपी को तालिबान का पूरा समर्थन हासिल है और एक तरह से ये रिश्ता छोटे बड़े भाई वाला है। टीटीपी ने तालिबान की विचारधारा अपनाई है और लड़ने का तरीका भी वही है। इसके आतंकी हमले करते हैं और फिर उत्तर पश्चिम के कबालाई इलाकों में जाकर छिप जाते हैं। टीटीपी मानता है कि पाकिस्तान में शरिया कानून होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए वो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा है। ये ग्रुप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में काफ़ी एक्टिव है। टीटीपी ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। 2023 के पहले 6 महीने में आतंकी घटनाओं में लगभग 80% की बढ़ोतरी देखी गई। इस साल केवल अगस्त में ही 99 आतंकी घटनाएं हुई। नवंबर 2014 के बाद किसी एक महीने में यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। 2023 के पहले 9 महीनों में 1100 लोग अलग अलग घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें से 386 सुरक्षाकर्मी थे। तो टीटीपी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है और नुकसान पहुंचा भी रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुआ आतंकी हमला। इसमें 144 लोग आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने थे और इनमें से 132 केवल मासूम बच्चे थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आर्मी स्कूल पर वो हमला पाकिस्तान की सेना ने ही कराया था। इसके पीछे वजह यह है कि घटना के करीब 3 साल बाद साल 2017 में एक वीडियो आया मुदस्सिर इकबाल नाम के पूर्व पाकिस्तानी सैनिक का। उसने दावा किया कि पेशावर आर्मी स्कूल अटैक की पूरी साजिश सेना ने ही रची थी। इकबाल ने अपना पुराना आई कार्ड दिखाते हुए कहा कि उस दिन वो भी मौजूद था स्कूल में। आतंकी हमले के कुछ घंटे बाद ही सेना ने स्कूल पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन इसके काफ़ी देर बाद तक भी बचाव अभियान नहीं शुरू किया गया। इकबाल के मुताबिक सेना चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मौत हो ताकि टीटीपी को खलनायक दिखाया जा सके। ये आरोप बेहद संगीन थे, लेकिन चूंकि ऐसे शख्स की ओर से आए थे जो सेना को छोड़कर खुद एक आतंकी बन चुका था, इसलिए इन पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। हालांकि ये मुद्दा पेशावर हाईकोर्ट तक ज़रूर पहुंचा। कुछ विक्टिम्स के परिवारों ने याचिकाएं दायर की थी। उन पिटीशंस में कहा गया था कि पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने आर्मी स्कूल पर हमले की चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। खैर, वापस आते हैं टीटीपी पर। जब से तालिबान की सरकार आई है, टीटीपी के लोग आराम से अफगानिस्तान में तालिबान की सरपरस्ती में मौज काट रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तालिबान उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसी खींच की वजह से पाकिस्तान की सरकार अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाल रहा है ताकि वो तालिबान पर दबाव बना सके। पाक सरकार का अनुमान है कि 40 लाख के आसपास अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें से करीब 17 लाख अवैध प्रवासी हैं या जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। 14 लाख अफगानी आवास प्रमाण पत्र के जरिए रजिस्टर्ड किए गए हैं और बाकी करीब 8 लाख अफगान सिटीजन कार्ड के जरिए, जिन्हें अब पाकिस्तान जबरन वापस भेज रहा है और एग्जिट परमिट के नाम पर $830 यानी कि 2,33,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए वसूल रहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर का आरोप है
कि उनके देश के भीतर अशांति फैलाने में अवैध रूप से रह रहे इन्हीं अफगानी शरणार्थियों रेफ्यूजीज का हाथ है। ऐसे में इस साल 3 अक्टूबर को अचानक फरमान आ गया कि सभी अवैध प्रवासी जल्द से जल्द देश छोड़ दें या फिर जेल जाने को तैयार रहें। जाहिर तौर पर यह कदम टीटीपी से लड़ने में पाक सेना की नाकामी को छुपाने के लिए उठाया गया। इसका फैसला भी उस सरकार ने लिया जो एक तरह से केयर टेकर है और जिसके पास ऐसे ज़रूरी डिसीजन लेने के लिए लोगों का समर्थन भी हासिल नहीं है, क्योंकि ये कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं। मगर पाकिस्तान में रह रहे 17 लाख लोगों को निकाल कर तालिबान पर दबाव डालना चाहता है कि वो टीटीपी पर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने जाहिर किया है कि इस लड़ाई में वो कोई भी कदम उठा सकता है और धमकी दे रहा है कि जिनके पास कार्ड नहीं है उनको तो निकालेगा ही, जिनके पास वैलिड कार्ड हैं उनको भी वो बाहर निकाल देगा। इन 17 लाख लोगों में से तमाम तो पाकिस्तान में ही पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। ये पीढ़ी एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गई। बहुत से बच्चे तो अफगानिस्तान में बोली जाने वाली पश्तो या दारी भी नहीं जानते। पाकिस्तानी हुक्म की वजह से अफगानी लोगों को अपने घर, मकान, दुकानों को सस्ते दामों पर बेचकर जाना पड़ रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि अफगानिस्तान में जाकर वो करेंगे क्या। तालिबान ने महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में उन्हें एक्सप्लॉयटेशन, स्मगलिंग और वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता है रोजगार और रोटी की। सबसे ज़रूरी बात यह कि अभी सर्दी का मौसम है और उन इलाकों में भयंकर सर्दी पड़ती है। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है, लेकिन पाकिस्तान अभी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो चाहता है कि गाज़ा को लेकर दुनिया बोले, संयुक्त राष्ट्र कोई कार्रवाई करे, लेकिन अपने मुल्क में ही वैसा सलूक कर रहा है अफगानी मुस्लिमों के साथ। हालांकि 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन या फिर 1967 के प्रोटोकॉल का पाकिस्तान हिस्सा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ के अनुसार वो ऐसे लोगों को बेदखल नहीं कर सकता जिनके वापस जाने पर रोजी रोटी और जान का खतरा हो। अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान सभी 18 लाख रेफ्यूजीज जिनके पास वैलिड कार्ड नहीं है उनको निकालने में सफल हो जाए, तो भी क्या उससे मुल्क सेफ हो जाएगा? हकीकत में इससे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि अफगानियों को जबरन निकालने का असर पाकिस्तानी पश्तूनों पर भी पड़ेगा, जिन्हें पहले से ही परेशान किया जाता रहा है। जाहिर है कि इससे उनमें असंतोष और गुस्सा बढ़ेगा और हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। तालिबान से रिश्ते बिगड़ने के बाद पाकिस्तान अब अफगान लोगों को क्रिमिनल, आतंकी और स्मगलर कह रहा है, जबकि कभी इन्हें ही उसने मुजाहिद का दर्जा दिया था। पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ को बुझी सी उम्मीद है कि तालिबान इस चुनौती को झेल नहीं पाएगा, लेकिन हो इसका उल्टा भी सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिफ्यूजीज़ को इस तरह परेशान किए जाने पर चिंता जाहिर की है। हालात बिगड़े तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है, उसे IMF से मिल रही मदद पर भी असर पड़ सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तालिबान दबाव में आ ही जाए, हो सकता है कि उसका रवैया पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए। और क्या पाकिस्तान अभी इस हालत में है कि वो तालिबान से टकरा सके? उसका खाली खजाना देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस हालत में है। डिवरेन लाइन है, वहाँ पे भी लोग बसते हैं, यहाँ पे भी, मतलब एक ही ख़ानदान है, एक ही घर है। अगर जो इस तरफ बसने वाले लोग हैं उनका कब्रिस्तान लाइन के उस तरफ है और मस्जिद इस तरफ है। जब वो अपने मुर्दे को दफनाते हैं तो वो उन्हें लाइन के उस तरफ यानी अफ़गानिस्तान लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका कब्रिस्तान है, वहाँ दफनाते हैं, जबकि वो नमाज अपने मस्जिद में पढ़ते हैं यानी पाकिस्तान में। अब आधा घर वहाँ, आधा घर यहाँ, तो क्या अगर वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे अगर दिन में 3-4 दफ़ा भी वो लाइन क्रॉस करते हैं तो क्या 3-4 दफ़ा भी वो पासपोर्ट भी जाया करेंगे? ये नामुमकिन सी बात है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? क्या पाकिस्तान को अफगानी रिफ्यूजीज़ को इस तरह से सर्दी के मौसम में निकालना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ दूसरों को भी भेज दें, स्टेटस पर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के और ढेर सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।